नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सुहेल सर, स्मार्ट हिंदी सुहेल सर इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का मधुश्री हिंदी पाठमाला में से हमारे पाठ का चैप्टर का नाम है स्वदेश प्रेम, जिसके लेखक हैं आचार्य चतुरसेन। इसका विश्लेषण, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। लेखक ने अपने पूर्वजों से विरासत में मिले देश प्रेम के भाव का वर्णन सुंदर शब्दों में किया है। यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि इन्हें अपने पूर्वजों से, पूर्वजों का मतलब होता है इनके बुजुर्गों से, इनके पिताजी से, इनके पिताजी के पिताजी से जो देश प्रेम मिला, इनकी विरासत से जो देश प्रेम मिला, उसका वर्णन उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में इस पाठ में किया है। देश की धरती से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, रहने का स्थान आदि सुखों के कारण लेखक स्वयं को देश का बालक कहते हैं। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि देश की धरती से जो भी खाद्य पदार्थ यानी खाने की जो चीज़ें मिली, पीने की जो चीज़ें मिली, रहने के लिए जो जगह मिली, जो ज़मीन मिली, जो घर मिला, इन तमाम सुखों के कारण लेखक खुद को इस देश का बालक, इस देश का बच्चा कहते हैं। मानव जाति की गलतियों के कारण हुई देश की दुर्दशा पर लेखक दुखी हो जाते हैं। मानव ने यानी इंसानों ने इस धरती पर बहुत सारी गलतियां की हुई हैं, जिसके कारण लेखक यहाँ पे दुखी हो जाते हैं। वे देश के हित के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। देश प्रेम जैसे गहन विषय पर लेखक के मनोभाव दिल को छू लेते हैं। लेखक देश के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार हैं, तत्पर हैं। इस पाठ में देश प्रेम को लेकर लेखक ने जो भी लेखनी की है वो दिल को छू ले जाती है। ऐ मेरे स्वदेश तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता तो हूँ पर पहचानता नहीं हूँ। जब मैं छोटा था तब तुमने मुझे पाला, जब मेरे जननी जनक छोटे थे तब उन्हें भी तुमने पाला। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं, ऐ ऐ मेरे देश तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता तो हूँ पर पहचानता नहीं हूँ। वे कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ पर पहचानता नहीं हूँ। वे जब छोटे थे तब उनको देश ने पाला। जब उनके जननी जनक, यहाँ पे जननी और जनक का मतलब होता है माता और पिता, जब वे भी छोटे थे तब भी उनको इस देश ने पाला। उनके भी पिता पर पिता को तुमने अनंत काल से पाला। यानी लेखक के माता पिता और उनके भी माता पिता को भी अनंत काल से यानी बहुत ही समय से उनको भी पाला, पोषण किया। तुम अनंत काल से हमारे पूज्य पूर्वज हो। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं लेखक, इस देश को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम अनंत काल से हमारे पूज्य पूर्वज हो। तुम हमारे बहुत ही काल से यानी कभी न समाप्त होने वाले काल से, समय से हमारे पूर्वज हो, मतलब बुजुर्ग हो, सदा रहोगे, हमेशा के लिए रहोगे। ओ तुम कितने पुराने हो मेरे पूज्य स्वदेश, यह हिमालय की बर्फ से ढका तुम्हारा ऊंचा सफ़ेद। लेखक कह रहे हैं कि तुम कितने पुराने हो और इसीलिए तुम हमारे पूज्य हो, यानी जिसके हम रिस्पेक्ट करते हैं, तुम ऐसे हो। यहाँ पे लेखक और कह रहे हैं, हिमालय की बर्फ से ढका तुम्हारा ऊंचा सफ़ेद सिर इसकी गवाही है, गवाही देता है वो कैसा प्यारा और सुंदर है, कितना ठंडा है। सच है, तभी तो तुम में सबका सब कुछ सह सकने की क्षमता है। तुम्हें बारंबार नमन। तुम पालक हो, रक्षक हो, पोषक हो। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि हिमालय की बर्फ से ढका तुम्हारा ऊंचा सफ़ेद सिर, यहाँ की हिमालय की ऊंचाई को लेखक कह रहे हैं कि उसकी ऊंचाई पर जो बर्फ़ गिरती है, वो बर्फ़
जो गिरी हुई है उसको देखकर लेकर कह रहे हैं कि उस हिमालय का सर यानी ये देश का सर जो है वो बर्फ से ढका हुआ है, और वो इस बात की गवाही देता है कि वो कितना प्यारा है और कितना सुंदर है, कितना ठंडा है। और ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ सह सकता है। तुम्हें बारंबार नमन, नमन का मतलब होता है प्रणाम। तुम पालक हो, रक्षक हो, पोषक हो। तुम ए देश, तुम हमको पाल रहे हो, तुम हमारी रक्षा कर रहे हो, तुम हमारे पोषक हो, तुम हमको खिला रहे हो, पिला रहे हो। ऐ मेरे महान स्वदेश, बताओ मेरी माता तुम्हारी कौन थी और पिता कौन थे। वे सदा तुम्हारी तारीफ के पुल बांध देते थे। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं, जब तुमने हमें पाला पोसा बड़ा किया, उसी प्रकार लेखक इस देश से पूछ रहे हैं कि बताओ कि मेरे माता और पिता कौन थे। तुमने उनको भी पाला, तुमने उनको भी पाल पोस कर बड़ा कर दिया। बचपन में मैं जब माँ के हाथों का प्रेम पगा भोजन करता तो वे एक गीत गाती थी। उसका मतलब शायद यही था कि यह भोजन तुम्हारा है। लेखक जब छोटे थे, जब वो अपनी माँ के हाथों से खाना खाते थे, तो माँ लेखक खाना खाए इसलिए मीठे सुरीले गाने गाकर इनको खाना खिलाया करती थी। तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका जो भी अर्थ था उनके बचपन में उनको समझ में नहीं आता था, लेकिन आज लेखक ये तमाम चीज़ जानने के बाद कह रहे हैं कि वो सिर्फ इस देश के बारे में गुणगान करते हुए वो गाना गाया करती थी और हमको खाना खिलाया करती थी। पिता जब मीठे फल लाकर छील छील कर खिलाते और किस्से सुनाते तो उनका मतलब भी यही था कि ये फल तुम्हारे हैं। यहाँ पर जैसे माँ लेखक को खाना खिलाते वक्त सुरीले गाने गाकर देश के गुणगान गाकर खिलाया करती थी, उसी प्रकार जब पिताजी, लेखक के पिताजी, फादर उनको फल छील कर खिलाते थे, किस्से सुनाते थे, उनका मतलब भी यही था कि फल ये कौन दे रहा है। ये फल भले कहाँ से भी आए हुए हों, लेकिन ये इसी मिट्टी में से बने हुए पेड़ों पर लगे हुए हैं और इन तक आकर पहुँचे हैं। मेरे प्यारे प्यारे स्वदेश, बताओ तो क्या सचमुच वो भोजन, वे फल तुम्हारे थे। लेखक अभी देश को कह रहे हैं, तुम सच में बताओ, क्या ये फल तुम्हारे थे। क्या वो अनाज तुमने जो दिया था वो तुम्हारा था। वो मिठास, वो स्वाद और वह आनंद क्या तुम्हारा था। सच कहना, ऐसी मधुरता तुम्हारे पास कहाँ से आई। लेखक इन तमाम प्यारी और मीठी चीज़ों का, खाने का, फलों का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि सचमुच हमको तुम बताओ, क्या ये सब कुछ तुम्हारा है। मेरे माता पिता अब नहीं हैं, पर मैं अपने को अनाथ क्यों कहूँ। यहाँ पे अब जब ये लेखक ये पाठ लिख रहे हैं तो उस वक्त ये कहते हैं कि आज मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन मैं अनाथ नहीं हूँ। क्यों? जबकि तुम मेरे पूज्य मुझे गोद में लिए हुए हो। वो कह रहे हैं कि आज भले मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं हूँ, लेकिन मुझे संभालने के लिए कौन है? मेरा पूरा देश। जब मैं छोटा था तब देखा करता था कि तुम्हारी गोद बहुत छोटी है, पर ज्यों ज्यों मैं बढ़ता जाता हूँ तुम्हारी गोद फैलती जाती है, जिससे मुझे खेलने खाने में तंगी न हो। मैं जीवन भर बढ़ूंगा, पर तुम भी बढ़ते रहोगे, न जाने तुम कितने बड़े हो। लेखक कह रहे हैं, बच्चों आपको पता है जब छोटे होते हैं यानी बचपन के अंदर हमें हर चीज़ हमारे हिसाब से छोटी लगती है, लेकिन भले वो माँ की गोद हो या बाप के हाथों का सहारा हो, हम हमारे हिसाब से सोचते हैं। लेखक जैसे जैसे बढ़ते गए उसी प्रकार तमाम चीज़ें भी बढ़ती गईं। इस देश की गोद भी लेखक के लिए बढ़ती गई। तो लेखक क्या कह रहे हैं? वो पूछ रहे हैं देश से, जिस प्रकार मैं बढ़ रहा हूँ क्या तुम भी बढ़ोगे। में कड़कड़ाती बिजली में, बरसते पानी में, झिलमिलाती दोपहरी में, प्लेग में, महामारी में, बाढ़ में, हम सदा यह कहकर निश्चित हो जाते हैं, तुम्हारी गोद में ही हैं। इतने दिन तो हम तुम्हें जानते ही न थे, अब कुछ कुछ जाना है। लेखक यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि हाँ, विकट से विकट परिस्थितियों में
कड़कड़ाती बिजलियों में, यानी ज़ोरदार बारिश और उसके बीच में होने वाली बादलों के गड़गड़ाहट की वजह से होने वाली बिजली में, बरसते पानी में झिलमिलाती दोपहर में, यानी कितनी भी बड़ी धूप हो, कितनी भी तेज़ धूप हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, प्लेग हो, महामारी हो, जैसे कि कोरोना होकर गया है, या फिर फ्लड हो, बाढ़ हो, सदा यह कहकर हम लोग निश्चित हो जाते हैं कि हम तुम्हारी गोद में हैं, हम तुम्हारी गोद में हैं। इसका मतलब लेखक यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि हम इतने प्यारे देश की गोद में हैं, ये देश हमें इन तमाम परिस्थितियों में भी संभाल रहा है। इतने दिन तो हम तुम्हें जानते ही न थे, अब कुछ कुछ जाना है। लेखक कह रहा है कि इतने दिन हम तुम्हें जानते नहीं थे, लेकिन अब कुछ कुछ जाना है। आजकल तुम कैसे हो गए हो, यूं ही पड़े रहते हो, उठते क्यों नहीं? तुम कभी कराहने भी लगते हो, क्या घाव लगे हैं तुम पर? शोध भेद भाव की कुल्हाड़ी की धार इतनी पैनी है, मैली नदियों के सूखने से क्या तुम्हारी देह भी सूख रही है? क्या तुम कृपण हो गए हो या रोगी? मेरे सर्वस्व देश, अरे क्या तुम रोते भी हो? लेखक यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल तुम कैसे हो गए हो, यूं ही पड़े रहते हो। यहाँ पे लेखक आज की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उस पर टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि तुम कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो। ये वे किसे कह रहे हैं? देश को। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लेखक का ये मानना है कि बच्चे से लेकर उनके अभी तक के लिए उनको देश ने पाला है, उनको खिलाया पिलाया देश ने है, उनके पूर्वजों को तक देश ने पिलाया हुआ है, तो अब वे चुपचाप क्यों बैठा है? ऐसे लेखक देश को पूछ रहे हैं। तुम कभी कराहने भी लगते हो, वो बोल रहा है कि तुम कभी रोते भी हो। ठीक है, क्या घाव लगा है? लेखक पूछ रहा है कि ऐसा तुमको क्या घाव लगा है, क्या इंजरी है, क्या जख्म हुआ है तुमको कि तुम रो रहे हो? तुम पर शोध भेदभाव की कुल्हाड़ी की धार इतनी पैनी है। अभी जो देश की जो परिस्थिति है, जहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, ऊंच नीच का भेदभाव, जात पात का भेदभाव, लेखक कह रहे हैं कि ये हमारी अखंडता और एकता पर एक कुल्हाड़ी की पैनी धार है। पैनी धार का मतलब होता है तेज धार, यानी हमारी अखंडता और एकता पर ये भेदभाव की कुल्हाड़ी से की जाने वाली एक चोट है। मैली नदियों के सूखने से क्या तुम्हारी देह भी सूख रही है? वे कह रहे हैं कि नदियाँ जो पहले बहती थी तो ऐसे लगता था कि जैसे लहरा रही हों, आज वे एक तो मैली हो गई हैं। क्यों? क्योंकि दूषित पानी उसके अंदर छोड़ा जा रहा है और वो सूख रही हैं। क्या तुम कृपण हो गए हो या रोगी? वो पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें कोई रोग लगा हुआ है? मेरे सर्वस्व देश, अरे क्या तुम रोते भी हो? देश को संबोधित करते हुए लेखक कह रहे हैं, क्या ये तमाम परिस्थितियां तुमको अच्छी लगती हैं? नहीं। क्या तुम रोते भी हो? तुम रुआ से अच्छा नहीं लगते, थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो। क्या कहा, कहाँ गया वह अतीत? देश कह रहे हैं कि ये जो परिस्थितियाँ हो रही हैं, जो गुजर रही हैं, देश के जो हालात हैं, क्या तुम रो रहे हो? नहीं। लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारा पुराना वक्त याद करो। पुराने वक्त से यहाँ पे लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, आइए समझते हैं। जब तुम्हारी अद्भुत सुंदरता को देखकर सारा संसार दांतों तले उंगली दबा लेता था। सोने की चिड़िया थे तुम पर मर मिटने वाले अपनी जान पर खेल जाते थे। लेखक कह रहा है कि हमारे देश की यानी तुम्हारी पहचान क्या थी? तुमको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तुम पर मर मिटने वाले लोग चारों तरफ मौजूद थे। हर कोई तुम पर मर मिटने के लिए तैयार रहता था, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता था। तुम्हारी ही गोद में तो गंगा जमुनी सभ्यता हिलोरे लेती थी। तुम्हारी ही गोद में मतलब इसी देश में हर समाज, हर मजहब, हर जात पात के लोग मिलजुल कर आपस में मिलजुल कर रहते थे। तुम्हारा सुंदर रूप अब धुंधला हो रहा है। आज वो चीज़ें कहीं देखने के लिए नहीं मिल रही है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। लेखक यहाँ पे किससे संबोधित हैं? अपने देश से संबोधित हैं। देश को पुराने वक्त के हालात क्या थे?
सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज हमारे देश में क्या हो रहा है, इसको बतलाते हुए लेखक अपनी नाराज़गी को व्यक्त कर रहे हैं।